अब ये सब चल ही रहा था और 1976 में एक और घटना घट गई। अब चूँकि अरब लोग समझ गए थे कि इज़राइल को युद्ध में हराना बहुत मुश्किल है, तो ये लोग गुरिल्ला कार्रवाई करने लगे और इसी कड़ी में इन्होंने एक इज़राइली विमान का अपहरण कर लिया। उस समय इज़राइल में कुछ 50 के लगभग आतंकवादी कैद थे। तो इनकी ये मांग थी कि इस फ़्लाइट में जो लोग हैं उनके बदले में हमारे वे 50 लोग छोड़े जाएं। इन लोगों को युगांडा का समर्थन प्राप्त था। युगांडा में उस समय ईदी अमीन, जो कुख्यात तानाशाह है, उसका शासन था। ईदी अमीन के जीवन पर एक बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है, द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। आप ज़रूर देखिए, आपको ये समझ में आएगा कि कैसे एक डिक्टेटर काम करता है और हर डिक्टेटरशिप अंततः कहाँ पहुँचती है। तानाशाही का अंत उसके खुद के लिए तो बुरा होता ही है, लेकिन देश के लिए ज़्यादा बुरा होता है और हर एक तानाशाह अपने देश को वहीं पहुँचाता है। ये इतिहास से सबक लेने वाली बात है, लेकिन क्या कहें, मैं पहले कह ही चुका। तो युगांडा में वो विमान उतरा और वहीं पर उन बंधकों को रखा गया था एयरपोर्ट पर। इज़राइल ने रातों रात एक टीम का गठन किया, अपने कमांडोज़ उसने युगांडा भेजे, जिन्होंने सिर्फ 90 मिनट्स में सारे लोगों को छुड़ा लिया। जितने बंधक थे उसमें से 3 लोग मारे गए और एक औरत जो बीमार थी उसे वहीं इलाज करवाने के लिए छोड़ दिया गया था। बाकी सारे यात्रियों को इज़राइल के कमांडो वापस ले गए। हाँ, इस कार्रवाई में कमांडो फोर्स का जो हेड थे जोनाथन नेतन्याहू, वो शहीद हो गए, वो मारे गए। जोनाथन बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे, जो आज इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं, लंबे समय से प्रधानमंत्री हैं। जिस महिला को वहाँ इलाज के लिए छोड़ा गया था, युगांडा के आर्मी ऑफिसर्स ने उसको भी मार डाला। और इस घटना के बाद ईदी अमीन इतना अपसेट हुआ कि उसने कई लोगों को मार डाला। चूँकि इस ऑपरेशन में इज़राइल की मदद केन्या ने भी की थी, तो ईदी अमीन ने खुलेआम केन्यन सिटीजन्स को मारने का आदेश दिया। इस पूरे घटनाक्रम में 245 केन्याई नागरिक मारे गए, जिसमें एयरपोर्ट का स्टाफ भी शामिल था। ईदी अमीन भी भ्रष्टाचार मिटाने, युगांडा को दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचाने के वादों के साथ ही सत्ता में आया था। हिटलर भी यही वादे करके आया था, मुसोलिनी भी यही वादे करके आया था। हर युग में तानाशाह का पैटर्न एक ही होता है। अगर आपके पास थोड़ी भी समझ है उसे पहचानने की, तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे। तो अब आप देखिए, हम जितना इतिहास अब तक का देखा है, इसमें कई लड़ाइयाँ हुई हैं, कई बार युद्ध हुए हैं, लेकिन हासिल कभी कुछ नहीं हुआ। तो इजिप्ट के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे अब्दुल अल सादात, वो इस बात को समझ गए कि लड़ने से कोई हल अब निकलना नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि हम बातचीत से इस मसले को हल करें। और तब शांति स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय इज़राइल के प्रधानमंत्री बेगिन थे। अब्दुल सादात ने इज़राइल की यात्रा की 1977 में और शांति स्थापना के लिए पहल की। 1978 में इन दोनों के बीच संधि हुई, जिसमें इजिप्ट ने इज़राइल को मान्यता दे दी और बदले में इज़राइल ने इजिप्ट के कब्ज़ा किए हुए इलाकों को छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जो विवाद इतनी बार के लड़ाइयों में हल नहीं हुआ था, 2 साल की शांति प्रक्रिया में काफ़ी कुछ सुलझता हुआ नज़र आ रहा था। और इसीलिए उस साल का नोबेल पीस प्राइज़ अब्दुल सादात और बेगिन साहब को सम्मिलित रूप से दिया गया था। जैसा कि होता आया है, शांति की बात करने वाले, अच्छाई की बात करने वाले इंसान को लोग कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। वही इजिप्ट में भी हुआ। अब्दुल सादात के इन कामों की वजह से दक्षिणपंथी लोग उनसे खासे नाराज़ थे और उन्हीं में से एक व्यक्ति ने अब्दुल सादात की हत्या कर दी। उसे ये लगता था कि ये आदमी इज़राइल के साथ बहुत सारे समझौते कर रहा है, जबकि हमें तो इज़राइल से लड़ाई करते रहना चाहिए।
ये जनरली राइट विंग की सोच होती है। राइट विंग हमेशा लड़ाई और झगड़ों को रोमांटिसाइज करता है, जबकि ये इतिहास गवाह है कि युद्ध से देश की जनता का हमेशा नुकसान ही हुआ है। एक देश एक युद्ध के बाद कई साल पीछे चला जाता है। अब हुआ ये कि बेगिन साहब ने नोबेल पुरस्कार तो ले लिया था, लेकिन एक तरफ तो वो शांति की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे जो आग में घी डालने का काम कर रही थी। 1967 के युद्ध में यरूशलेम पर इज़राइल का लगभग पूरा कब्ज़ा हो गया था। अब 1980 में बेगिन साहब ने क्या किया कि यरूशलेम को इज़राइल की राजधानी घोषित कर दिया। अब राजधानी घोषित कर दिया और अब उस पर अपना पूरा अधिकार घोषित कर दिया। इस बात का असर पूरी दुनिया में हुआ, होना ही था। ईसाई देश भी चौंक गए और फ़िलिस्तीन तो था ही, क्योंकि ये सभी की आस्था का केंद्र था। यरूशलेम पे किसी का एकाधिकार कैसे हो सकता है, और अगर कोई फ़ैसला यरूशलेम पे आ सकता था तो वो यूएन की तरफ से आना चाहिए था, इज़राइल की तरफ से नहीं आ सकता था। तो एक बार फिर तनाव पैदा हो गया और ये तनाव फिर से लंबे अरसे तक चलता रहा until 1992। 1992 में एक बार फिर शांति की बहुत गंभीर कोशिश हुई। यिज़हाक रबीन उस समय इज़राइल के प्रधानमंत्री थे और पड़ोसी देशों के साथ शांति स्थापना के मुद्दे पर ही वे सत्ता में आए थे, और वे सीरियसली चाहते थे कि इन झगड़ों का पड़ोसी देशों के साथ इस अशांति का कोई स्थायी हल हो। अब तक पीएलओ, जो कि हिंसक तरीक़ों से ही काम करने का हिमायती था, वो भी समझ चुका था और थक चुका था कि अब झगड़े से कुछ हासिल नहीं होना है, तो शांति प्रक्रिया ही एकमात्र रास्ता है। उस समय इसके नेता थे यासिर अराफात। इस बार इज़राइल ने जो बातचीत की उसमें ये नतीजा निकला कि पीएलओ ने इज़राइल को मान्यता दे दी और इज़राइल ने पीएलओ को मान्यता दे दी कि वो एक स्वतंत्र रूप से अपना शासन उस एरिया पर चला सकता है। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि दो इतने बड़े दुश्मनों के बीच शांति स्थापित हुई थी, दोनों ने एक दूसरे को मान्यता भी दे दी थी। पीएलओ को इज़राइल ने ये अधिकार दिया कि गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाके पर वो स्वतंत्र रूप से शासन कर सकता है। और 1994 में इज़राइल ने जॉर्डन से भी बातचीत शुरू की, जिसके पास वेस्ट बैंक और टेम्पल माउंट का हिस्सा था। इनफैक्ट टेम्पल माउंट की सुरक्षा आज भी जॉर्डन के हाथ में है। इस बातचीत के नतीजे में जॉर्डन ने भी इज़राइल को मान्यता दे दी। अब आप देखिए, इजिप्ट और जॉर्डन जो इज़राइल के साथ इतने युद्ध लड़ चुके थे, उन्होंने भी मान्यता प्रदान कर दी, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने आज तक मान्यता नहीं दी है। अब लग रहा था कि रबीन जब तक हैं, रबीन के कार्यकाल में सारी समस्याओं का स्थायी हल हो जाएगा, और हो भी जाता शायद। लेकिन फिर वही बात कि शांति की बात करने वाला आदमी लोगों को कुछ ख़ास पसंद नहीं आता है। लोग उस आदमी को जीने नहीं देते हैं, कुछ का जीना मुश्किल कर देते हैं और कुछ की जान ले लेते हैं। वही हुआ जिस तरह गोडसे को गांधी से शिकायतें थी कि ये शांति की बातें करता है, उसी तरह एक व्यक्ति था विगाल अमीर, जिसे रबीन से शिकायतें थी कि ये शांति की बातें करता है, और उसने रबीन की हत्या कर दी। आप देखिए, पहले ये घटना हुई थी इजिप्ट में, जब अब्दुल सादात शांति की बातें कर रहे थे, तो इजिप्ट के दक्षिणपंथी लोगों को हजम नहीं हुआ था, उन्होंने अब्दुल सादात की हत्या कर दी थी। इस बार जब इज़राइल में ऐसा व्यक्ति हुआ जो शांति चाहता था, तो इज़राइल के एक व्यक्ति ने रबीन की हत्या कर दी। अब 1995 में रबीन की हत्या हुई। 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू इज़राइल के पहली बार प्रधानमंत्री बने। नेतन्याहू ने भी अपनी तरफ से कोशिश की दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की। उन्होंने ये काम किया कि गाज़ा पट्टी पर फ़िलिस्तीन के अधिकारों को और बढ़ा दिया। उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि हेब्रोन करके एक एरिया है जहाँ पर इब्राहिम और उनके
पूरे परिवार, उनकी पत्नी, उनके बेटे, बेटे के बेटे, उनकी बहू, सबकी मज़ारें हैं, उस पूरे इलाके को फ़िलिस्तीन को दे दिया, क्योंकि वहाँ अरब लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, यहूदी बहुत कम थे। तो हेब्रोन का पूरा कब्ज़ा उन्होंने फ़िलिस्तीन को दे दिया। गाज़ा पट्टी पर फ़िलिस्तीन के अधिकारों को भी बढ़ा दिया। ये अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की। इसके बाद सन 2000 में ऐसा वक्त भी आया था जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब ये मुद्दा हल हो जाएगा, अब ये हमेशा के लिए शांति इन दोनों देशों के बीच स्थापित हो जाएगी। इज़राइल के प्रधानमंत्री उस समय थे एहूद बराक, और पीएलओ के नेता थे यासिर अराफात, और अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन। तो एहूद बराक ने एक प्रस्ताव दिया कि गाज़ा पट्टी आपको हम 100% दे देते हैं, वेस्ट बैंक का 90% एरिया हम आपको दे देते हैं, जेरूशलम का ये करते हैं कि जेरूशलम को हम एक शेयर्ड कैपिटल बना लेते हैं, हम दोनों वहाँ पर सरकार चलाएंगे, और हम फ़िलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा देने के लिए तैयार हैं। अगर ये समझौता हो जाता तो ये समस्या हमेशा के लिए हल हो चुकी थी। लेकिन जाने क्या हुआ, शायद दोनों पक्षों को ये दबाव था कि उनके यहाँ के लोग इसका विरोध करेंगे, तो अंदरूनी मामले जो भी रहे हों, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर कुछ आरोप लगाए और दोनों इस समझौते से पीछे हट गए। तो ये समझौता होते होते रह गया।